हाय बच्चों। आज का पाठ है गंगा बुक से शेखर जोशी द्वारा लिखित संवादहीन पाठ। संवादहीन, संवाद का मतलब होता है बातचीत, हीन मतलब हुआ लेस, तो बातचीत से लेस। तो ये जो कहानी है ना, ये एक ऐसी वृद्ध महिला की है। वृद्ध मतलब होता है बुजुर्ग, ओल्ड एज। गांव की एक ऐसी ओल्ड एज महिला की ये कहानी है जो कि हमेशा जो कि अकेले रह रही है अभी। ओके। और संवेदनशील बहुत कहानी है। ये जो कहानी है ये बहुत ही संवेदनशील कहानी है। संवेदनशील का मतलब सेंसिटिव कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, ताई और मिट्ठू। मिट्ठू एक तोते का नाम है और ताई वही है जो वृद्ध महिला है। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं है, बल्कि संवाद का एक माध्यम है और ममता का केंद्र है। मिट्ठू ताई के लिए न केवल एक तोता है, बल्कि एक संवाद, तोता इज अ पैरट, बल्कि संवाद का माध्यम, एक मीडिएटर ऑफ टॉकिंग, मतलब वो उसी से बात कर सकती है अभी। और ममता का केंद्र है। ममता होता है मदर लव जो होता है ना, उसको हम ममता कहते हैं। तो ममता का एक सेंटर पॉइंट है। इन दोनों के बीच कभी प्रेम पूर्ण संवाद होता है, मतलब कभी तो इनके बीच में बहुत प्यार भरी बातें होती हैं, तो कभी नोक झोंक होती है। नोक झोंक मतलब लड़ाई झगड़ा। और मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही जो ये जो कहानी है वो मनुष्य और पशु पक्षियों के संबंध को, उनके रिलेशन को दिखाती है। साथ में ये भी बताती है कि समकालीन, मतलब उस समय में, जिस समय की ये कहानी है, उस समय में जीवन और यथार्थ की विसंगतियों, मतलब जीवन क्या है और रियलिटी क्या है। मतलब हम जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी क्या है, उनकी विसंगतियों, उनकी जो बैड थिंग्स हैं। जैसे कि पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, अकेलापन इज अलोनलीनेस, आदर्श आइडियल यथार्थ रियलिटी, उसके द्वंद्व को, उनके स्ट्रगल को अभिव्यक्त करती है, उनके स्ट्रगल को एक्सप्रेस करती है। ओके। तो ये जो कहानी है दो चीजें बताती है, एक तो पशु पक्षियों का मनुष्य के साथ संबंध, और दूसरा पलायन, अकेलापन और आदर्श और यथार्थ के बीच के द्वंद्व को बताना। तो ये दो काम ये कहानी कर रही है। एंड ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि शेखर जोशी ने लिखी है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। संवादहीन पाठ में कौन सी बुजुर्ग महिला है, क्या था उसका मिट्ठू के साथ संबंध, और कैसे वो अपनी ममता उस मिट्ठू तोते पर उड़ेल देती थी। गहरी सांस लेकर ताई कहती हैं, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। समटाइम क्या होता है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब हेल्पलेस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, समटाइम वो लोग बोलते हैं कि हे भगवान अब मेरी नैया कैसे पार लगेगी, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब कैसे होगा, राइट। तो इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। ऐसे ही वो भी बोल रही थी, गहरी सांस लेके, एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लेकर के वो बोल रही थी कि हे भगवान कैसे नैया पार लगेगी। तो बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता और उछल कूद मचाता मिट्ठू क्या कहता है, राम राम कहो सीताराम कहो। तो ताई फिर से कहती, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। इस लाइन का अर्थ कहता है कि पूरे गांव में एक ये घर था जहां पे पहले तो ताई अकेले ही रहती थी, राइट। लेकिन जब मिट्ठू तोता जब से आया, तब से उस पूरे खंडहर में, खंडहर का मतलब होता है टूटा फूटा घर, उसमें ताई और जो मिट्ठू तोता है वो ही केवल सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे कि क्या क्या कि पूत परिवार, मतलब बेटे, परिवार, बहू, बेटियां, नौकर चाकर, गाय, पशु, क्या नहीं था, सब कुछ था एक बड़े से घर में। लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, और बच्चे उनको छोड़ के शहर में चले जाते हैं नौकरी के लिए। तो ऐसा ही ताई के साथ भी हुआ था। बेटियां अपने अपने शादी करके अपनी गृहस्थी में रम गई थी, और किसके भरोसे कारोबार संभलता। कारोबार नहीं है वो, कारोबार है, बिजनेस। कोई भी बिजनेस उनके जो घर में जो छोटा मोटा था वो किसके भरोसे संभलता। तो धीरे धीरे सब कुछ पराये हाथों में चला गया। पराये मतलब दूसरे के हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते।
क्योंकि जब तक नौकरों को पैसा नहीं दोगे तो वो आपके पास काम भी नहीं करेंगे। तो जब पैसा ही नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, कारोबार नहीं था, तो पैसा भी नहीं था। तो पैसे नहीं थे तो फिर नौकर चाकर क्या करते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का एक चूल्हा फूंक लेती, मतलब दोनों टाइम के लिए एक ही टाइम खाना बना लेती, और व्रत उपवास के बहाने चूल्हा चौका टाल जाती। सम टाइम कह देती कि अरे छोड़ो, कौन बनाएगा खाना, आज व्रत कर लेती हूँ। व्रत इज फास्टिंग। पेट की समस्या कह देती कि कभी कहती कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, पर सूने घर की भाएं भाएं जैसे उनको काटने को दौड़ती। मतलब खाने का भी वो चलो ऐसे करके बहाना मार लेती, लेकिन जो सूने घर में जो काय काय हो रही थी, भाएं भाएं हो रही थी, सॉरी, मतलब कि जब कोई घर एकदम सूना होता है और एक ही आदमी उसमें रहता है तो एक अजीब सा साउंड आता रहता है उसमें से, ठीक है। तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। भला हो गणपत का। गणपत एक व्यक्ति है जिसका वो भला मानती है, थैंकफुल कहती हैं, कि जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दिया। उन्होंने एक तोता उनको पास ला करके दिया ताकि ताई का जो सूनापन था, अकेलापन था, वो भर गया। वह न जाने कहां से एक पहाड़ी तोता ले आया। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। ताई अपनी सारी ममता, जो भी मदर लव होता है, वो सारा वो मिट्ठू पे ही बरसाने लगी। वह रात दिन मिट्ठू के लिए बेचैन रहने लगी। जो ताई अपने लिए चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती हैं। दाल भात मतलब राइस एंड दाल। मिट्ठू के बेवक्त के लिए, तकाजों के लिए रोटी बचा करके रखती हैं कि हाँ, सम टाइम हो सकता है मिट्ठू को भूख लगे तो वो रोटी बचा के रखने लग गई। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी कि भाई किसके खेत में हरी मिर्ची पक रही है, तैयार हो रही है, और किसके खेत में फसल की आखिरी अमरूद बचे हैं। मतलब हरी मिर्च और अमरूद तोते को बहुत पसंद है, इसलिए वो ध्यान रखने लगी कि किसके घर में अब ये सब, किसके खेत में अभी ये सब हो रहा है। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह, मतलब एक जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसकी तरह, मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को, ताई जो भी कुछ उसको सिखाती उसको वह हूबहू दोहरा लेता था, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी कर लेता था। और मौके ब मौके, मतलब हर जब भी मौका पड़ता था, वह सवालों का सटीक उत्तर देता था, एकदम करेक्ट उत्तर देता था। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोद में उठा करके वो मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आ जाती। घर गुलजार हो जाता। आसपास की बेटियां भी, बहुएं भी, यानी जो लेडीज थी, वो अपने बच्चों को गोद में उठा करके देखो तोता है, देखो तोता है, ऐसे करके आ जाती। पेड़ों में चिड़िया चहचहाती। और तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देता। क्या कहता, हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ताई सडनली उठ जाती और लाड से, बड़े प्यार से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, देख कर आशीष देती कि जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। तो मिट्ठू भी बदले में कहता अपनी बुजुर्गी दिखा करके कि खुश रहो, खुश रहो। ताई निहाल हो जाती। निहाल मतलब ताई को बहुत अच्छा लगता। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। नई गृहस्थी क्या हो गई थी उनकी कि एक नया मेहमान उनके घर में आ गया था, मिट्ठू। काम काज से थक कर ताई जब कभी भी पिंजरे के बगल में रख कर सुस्ताने लगती, मतलब जब भी वो पिंजरे के पास में अपना सिर रख करके रेस्ट करने लगती, तो सडनली मिट्ठू से सवाल करती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी। क्या कहती कि मिट्ठू अब कैसे कटेगी। मतलब अब कैसे कटेगी का अर्थ है उनका कि जो भी उनके जीवन के दिन बचे हैं वो अब कैसे कटेंगे, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है और उसके पास पास में कोई उसकी केयर के लिए नहीं होता है, तो उसको अपने फ्यूचर की चिंता हो रही होती है। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर बड़े दिलासा के साथ कहता, सिंपैथी देता, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में जैसे प्राण आ जाते। और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगता। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। मतलब ताई जो है वो मिट्ठू को अपनी पुरानी कहानी सुनाती कि जब उनके पास में सब कुछ था, उनके पास सब लोग रहते थे। काल की अतल गहराइयों में झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिलाता। मतलब बहुत सारे लोग उनके जीवन में आए और चले गए, उन सब के बारे में वो बताती, कहती कि जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी जनता के अनगिनत चेहरे, वे हाथी घोड़े, खेल तमाशे, ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म मृत्यु, वे भोज दावतें, मतलब पार्टीज, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी क्वालिटी, उनकी तुनक मिजाजी का मतलब होता है जो जल्दी सी किसी भी बात पे रूठ जाता है, नाराज हो जाता है।
उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपने जीवन गाथा को सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके, जैसे कभी तो बिल्कुल धैर्यवान श्रोता बन जाता, बिल्कुल मतलब कि पेशेंस के साथ सुनने वाला श्रोता, और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ कुछ बोल देता था। ऐसा नहीं है कि ताई मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेम पूर्ण ही रहता था, ऐसा नहीं है। कभी कभी ताई थकी मांदी होती थी तो अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देता था। उसके पास में पानी और दाने की जो कटोरियां रखी होती थी पिंजरे में, उसको जानबूझ के वो उल्टा कर देता। तो ताई खींच कर का मतलब होता है इरिटेट होकर के ताई खुद को कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, जा मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, कहता है मर जा मर जा मर जा। ठीक है। फिर मान मनोवल का दौर चलता, मतलब दोनों एक दूसरे को मनाते और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह फिर से हो जाती। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो पाता, मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी अगर मिट्ठू अलग हो जाता तो वो ताई को अच्छा नहीं लगता। कभी कभार सम टाइम गांव में थोड़ी देर के लिए कभी इनविटेशन में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों को चेक करती कि मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं, राइट। कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती, मतलब जैसे कोई कंजूस व्यक्ति है जो पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता जिसको, तो वो जैसे जिस तरह से वो धन को, मनी को सब सेव करके रखता है, बचा करके छुपा करके रखता है सबसे, वैसे ही वो मिट्ठू को छुपा के रखती और जल्दी लौट आने के लिए कहती और बाहर जाती। लेकिन एक संयोग आया कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। वो क्या था कि इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती है, मतलब मरने के बाद क्या होगा, लाइक दैट। तो गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे, तो अच्छा साथ था, मतलब सब लोग साथ जा रहे थे। तो प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन वही मिट्ठू की चिंता भी उसको सता रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, किसी ने एडवाइस दी कि ताई मिट्ठू को भी साथ ले जाओ, उसे भी गंगा स्नान करा दो। गंगा स्नान का मतलब होता है गंगा में नहाना, गंगा में डुबकी लगाना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिरकार वह भी तो तोता बोलता है, बतियाता है, प्राणी है। ताई पेशोपेश में पड़ गई, ताई एकदम कंफ्यूज हो गई। टिकट का पैसा भी मिट्ठू की खातिर वो खर्च कर देती, लेकिन मेले में भीड़ भाड़ में इतने सारे क्राउड में उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी कैसे करती। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। अंत में उनके एक व्यक्ति था जगन मास्टर, उनकी मिसेज ने उनको कहा कि ठीक है, हम आपके मिट्ठू की देखभाल कर लेंगे। तो ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए वो एग्री हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक आप लौटोगे तब तक हम मिट्ठू को रख लेते हैं। विदा के दिन ताई की आंसू बहुत ज्यादा वो रोने लगी जब वो प्रयागराज जा रही थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने के लिए कहती। मिट्ठू भी उनकी बातों में उत्तर देता, हर हर गंगे राम राम सीताराम कहकर उनको भरोसा देता कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेगा। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चली गई, लेकिन जगन मास्टर ने घर में महाकुंभ हो गया। कैसे? मीन्स कि जगन मास्टर के घर में एक इंसिडेंट हो गया। वो क्या था? अपने पति से सलाह लिए बिना ही मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। मतलब जगन मास्टर से जो उनकी वाइफ है, उन्होंने कोई भी एडवाइस नहीं ली थी और सडनली उन्होंने डायरेक्ट ही सेल्फ डिसीजन के साथ में, जो जगन मास्टर की वाइफ थी, उन्होंने ताई को कहा कि हम आपके मिट्ठू को रख लेंगे। अब जगन मास्टर जो थे वो दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बनाए हुए थे, रूल रेगुलेशंस। भरसक कोशिश करते थे, भरसक, ये देखिए एक निपात है, भरसक मतलब पूरी कोशिश करते थे कि उसके कारण किसी को कोई कष्ट ना हो। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे और दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा भी नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होती थी। जब जब मिट्ठू को देखते थे तब अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते थे और अपने आप को दोषी मानते थे। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, मतलब दुख, जगन मास्टर के लिए जब देखा उन्होंने कि मिट्ठू पिंजरे में इतने समय से कैद है, तो इस दुख को वो जब सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक दिन क्या किया, कमरा बंद करके मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका मिल जाए और उनके पाप, किनके, इनके, जगन मास्टर के पाप थोड़े कम हो जाए।
मतलब ऐसा इंडिया में है ना ये मेंटेलिटी कि हम थोड़ा सा अगर दूसरे के लिए अच्छा कर देंगे तो मे बी हमारे पाप कम हो जाएंगे, राइट। मिट्ठू अब पिंजरे के में रहने का इतना आदी हो चुका था, आदी मतलब हैबिचुअल, बड़ी मात्रा है, और जो छोटी मात्रा वाला आदी होता है वो होता है ईटीसी। ओके, जैसे मोहन राम राम ने खाना खाया, खाने में तवा रोटी राइस दाल आदि थे, तो वो आदि छोटी ईटीसी। सो मिट्ठू जब पिंजरे में रहने का इतना आदी हो गया था वो कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। अब जगन मास्टर भी अपने धुन के पक्के थे। पास में उन्होंने क्या किया, अनाज का एक थैला पड़ा हुआ था, उसमें से मिट्टी भर अनाज निकाला और पिंजरे के दरवाजे के बाहर बिखेर दिया। तो स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। अब मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गया। अब जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली, उनको बहुत अच्छा लगा ये। तो मिट्ठू फिर पंजरे की छत पर बैठ गया। अब 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़ के फिर पिंजरे में बंद कर दिया। चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब क्या हुआ, अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते और मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते, आमंत्रण मतलब इनविटेशन देते, और उसकी आजादी का सुख स्वयं भोगते, और वो आजाद होता तो उनको बहुत अच्छा लगता। यह सब 3-4 दिन तक चलता रहा कि एक दिन क्या हुआ, मिट्ठू की नजर ऊपर खुले आसमान पर पड़ गई। अब सडनली कौतूहलवश यानी कि जिज्ञासा के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण, वह पिंजरे की छत से तीसरी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। कौन? ये मिट्ठू रोशनदान पे चला गया। अब जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर गया। अब जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ आ बुला रहे हैं, लेकिन मिट्ठू तो भाई बाहर की दुनिया देखने के लिए निकल गया। अब वो गए यानी कि वो उड़ गया। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। वो सोचे कि अब मैं क्या करूं, अब ताई को मैं क्या जवाब दूंगा, तोता तो उड़ गया। अब ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ दौड़ते रहे और बोलते रहे, मिट्ठू आ, मिट्ठू आ। पुकारते हुए पसीना पसीना हो गया, पर मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल और एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अपने पंख फैलाते हुए उड़ने लगा। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव के सभी के मन में इस अनहोनी घटना की एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। मतलब गांव में सबको पता लग गया कि भाई मिट्ठू जो है वो उड़ गया है और अब ताई आएगी तो उनका क्या होगा। ताई के तेज स्वभाव, मतलब बहुत तेज थी ताई, उसके अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनका लगाव, ये सभी जानते थे। तो लौटकर मिट्ठू को नहीं पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान भी वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि भाई एक काम करते हैं, मिट्ठू की शक्ल सूरत का एक दूसरा तोता ले आते हैं, ताकि ताई को हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा, इल्यूजन रहेगा कि दूसरे दिन सच में ही वो तोता लेकर के आ गया। अब जगन मास्टर जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, मतलब एक नई लर्निंग शुरू हुई। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे, लेसन पढ़ाने लगे, ताकि ताई के आने तक वो भी 1-2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक लौटाने की कल्पना कर ली थी, ताकि जब ताई गंगा स्नान करके आए तो मिट्ठू के मुंह से गीता सुने तो उनको बहुत अच्छा लगे। लेकिन यह अनहोनी हो गई। अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठे रहते। मिट्ठू राम राम सीताराम सीताराम, हर हर गंगे, राम राम सीताराम बोलते बोलते उनका गला सूख गया। मास्टराइन जब खाना बना करके बैठती और कहती भोजन ठंडा हो रहा है, आ क्यों नहीं रहे, तो गुस्से से उनकी ओर देखकर बस पानी पी करके यही दोहराते, राम राम सीताराम, हर हर गंगे। फिर खींच कर इरिटेट होकर के कहते मर जा मर जा, और वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उनको देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता ना, जो वो तोता था वो एक अलग था। तो शक्ल सेम होने से गुण सेम नहीं हो सकते, ये भी इसमें कहा गया है। तो कुंभ स्नान से लौटकर सभी यात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची। ताई ने सोचा
कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, लेकिन पिंजड़े में तो दूसरा ही था और पिंजड़े में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा, ऐसा ताई ने सोचा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू का मतलब जो नकली मिट्ठू था, उसने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। वह केवल इधर उधर ताकता रहा और ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई। ताई जो है वो अपने मिट्ठू से बोल बोल के थक गई, लेकिन अब उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। अमराइयां होती है एक आम का बाग, उसको कहते हैं अमराई। तो न जाने उनको अकेला छोड़ के जो मिट्ठू है वो पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कहानी। और इसमें जो क्वेश्चंस है ना, इसको जब आप पढ़ोगे तो और क्लियर होगा ये लेसन। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िए, इसको सुनिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से सुनिए, पॉज करके दोबारा दोबारा सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप समझ पाएंगे इतने सुंदर पाठ को, जिसमें एक मनुष्य और पशु के बीच के संबंध को इतनी प्यारी कल्पना के साथ लेखक शरद जोशी ने दर्शाया है, शेखर जोशी ने दर्शाया है। थैंक यू चिल्ड्रन, धन्यवाद।